नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब क्या होने वाला है, कल क्या हुआ, अब की परिस्थितियां क्या हैं, इजराइल को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ईरान और हिजबुल्लाह क्यों इजराइल के लिए सरदर्द बन सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे और कल के हमले की वो डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो शायद अभी तक नहीं हुई हैं। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी लड़ाई में अब ये पूरा क्षेत्र कहाँ खड़ा है और पूरी दुनिया के देशों की स्थिति क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। कल क्या हुआ था? कल ये हुआ कि इजराइल ने बहुत सारी मिसाइल, बहुत सारी इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं पे 400 बताया जा रहा है, कहीं पे 200 बताया जा रहा है, कहीं 60-65 बताया जा रहा है, कहीं 185 बताया जा रहा है, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। बहुत सारी मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ी, ये आपको पता होगा। लेकिन ये जो मिसाइल थी, इनको इजराइल का इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, आयरन डोम, जिसकी धूम है हर तरफ, जिसका नाम ले लेकर लोग कहते हैं इजराइल के पास ये पावर वो पावर, वो हवाई हो गया। 50 में से एक मिसाइल भी वो हवा में नहीं गिरा पाया आयरन डोम। और जहां जहां जिस जिस जगह को टारगेट लिया था ईरान ने, उन सब जगह ब्लास्ट हुआ। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि जो वीडियो वहां के आ रहे हैं, उन वीडियो को अगर आप देखें तो उनमें बाकायदा उड़ती हुई मिसाइल दिख रही है और ज़मीन पे जाके गिरती हुई दिख रही है और ब्लास्ट हो रहे हैं। उसमें कहीं पे भी अगर कोई इंटरसेप्ट किया जाता है तो एक टकराती है, जैसे जो वीडियो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, उसमें एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है। هو بحساب اغتيال حدا مصنع على الفاضي. अब ये क्यों हुआ? ईरान से इजराइल की जो दूरी है ना, वो 2300 किलोमीटर है। 2300 किलोमीटर दूर से मिसाइल आती है। पूरे रास्ते में कहीं पे कोई भी, ना अमेरिका ना कोई उसको इंटरसेप्ट कर पाता है। ये अलग बात है कि अमेरिका को ये खबर थी और अमेरिका ने बाकायदा इसको लेके इजराइल को वार्न किया था कि ईरान मिसाइल हमले करने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले ही ये खबर छाप दी थी कि ये हमला होने वाला है, यानी हर तरफ से जानकारी थी इजराइल को, लेकिन वो ईरान की मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। क्यों नहीं रोक पाया? जो भी 100, 200, 400 मिसाइल थी, वो अगर अपने कामयाबी से टारगेट पे लग जाती हैं तो बाकी क्या होगा? इसको जानने के लिए आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी इंसाइट लेनी पड़ेगी। ये जो मिसाइल थी, जो माना जा रहा है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब ये 4-5 शब्दों को मिला के बना। मिसाइल के 4 विशेषण लग गए। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जाकर भी हमला कर सकती हैं, धरती के उस पार जाकर भी ये गिर सकती हैं, हमला कर सकती हैं। पहली चीज़। हाइपरसोनिक का मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था कि मैक में स्पीड मापी जाती है मिसाइल्स की। एक मैक मतलब जो आवाज़ जा रही है, उस आवाज़ के जाने की रफ्तार के बराबर। 5 मैक तक की जो मिसाइल होती है उनको सुपरसोनिक कहा जाता है, और 5 मैक से ज़्यादा जिनकी रफ्तार है उनको हाइपरसोनिक कहा जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी इत्तेफाक से ना तो अमेरिका के पास है, ना उसके पिट्ठुओं के पास में है। और इजराइल का जो पूरा का पूरा जो डिफेंस सेटअप है वो अमेरिका से प्रेरित है। तो उसके पास एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास है, चीन के पास है, रूस के पास है, और भारत के पास भी कहा जाता है कि उसने घोषित नहीं की है, उसने बना ली है। तो ये जो मिसाइल थी ये हाइपरसोनिक थी, इंटरकॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चली जाए। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? ये बैलिस्टिक मिसाइल थी।
बैलिस्टिक मिसाइल का जो जब आप चलाते हैं उसका जो मार्ग होता है वो पहले से तय होता है। यानी आप निशाना बांध कर पहले से ही मिसाइल को छोड़ते हैं, वो उड़ते हुए जाती है और जहाँ गिरना है वहाँ गिरती है। जैसे कि आप पत्थर फेंकते हैं, जैसे आप दिवाली पे रॉकेट चलाते हैं, आप पहले ही रॉकेट को जितना टेढ़ा करके रखना है रख लीजिए, वो उसी दिशा में उस हिसाब से जाएगा। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं ये ब्लास्ट करके चलाई जाती हैं, ये दिवाली के रॉकेट की तरह चलती हैं। ये मिसाइल दूसरी मिसाइल जो क्रूज़ मिसाइल होती हैं उनसे अलग होती हैं। क्रूज़ मिसाइल जो होती है वो उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, वो अपना रास्ता एक तो ज़मीन से बहुत पास चलती है, अपना रास्ता खुद चुन लेती है, रास्ते में कुछ आगे अड़चन तो बाएं दाएं से होके निकल जाएगी। यानी वो एक तरह से जैसे हवाई जहाज चलता है उस तरह से वो मिसाइल चलती है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुड़ना जाना है मुड़ते उड़ते करते करते चली जाएगी और जहाँ गिराना है वहाँ पे वो लोड गिरा देगी। तो जहाँ जो इन्होंने कल भेजी वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, या वो मिसाइल सीधे ऐसे ही उड़ते हुए गई और जाके 2500 किलोमीटर उड़ने के बाद इजराइल पे गिरी, लेकिन ये उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। उसकी एक वजह और भी है, जब ज़्यादा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है तो वो जब आसमान में आप छोड़ोगे, पत्थर को दूर फेंकना है तो ज़्यादा ऊंचा फेंकना पड़ेगा ना। तो ज़्यादा लंबी दूरी की जब बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो पहले वो जाएगी कहाँ पे, स्पेस में, और वहाँ पे ट्रैवल करते 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 स्पेस में जहाँ गिरना है उस जगह पे आके फिर दोबारा से धरती का जो ऑर्बिट है उसमें एंटर करती है। यानी गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर जाकर स्पेस में वो मिसाइल उड़ती है और उसके बाद वापस गुरुत्वाकर्षण की सीमा के दायरे में आकर जहाँ गिरना है वहाँ गिरती है। इस मिसाइल की रफ्तार चूँकि हाइपरसोनिक है, आवाज़ की रफ्तार से 13 से 15 गुनी है, तो इसको पकड़ने के लिए आपके राडार काम नहीं कर सकते, क्योंकि राडार जो काम करते हैं वो एक ऐसी पद्धति से करते हैं जिसमें कुछ वाइब्रेशंस निकलते हैं राडार से, कुछ तरंगें निकलती हैं और वो तरंगें जाती हैं और विमान से, मिसाइल से, जिसको भी ट्रैक करना उससे टकरा के वापस आती हैं। जैसे चमगादड़ सोनार के तरीके से दूरी तय करता है, तो जाती हैं वापस आती हैं, उसका जो समय है जाने और आने का उसके आधार पर राडार कैलकुलेट करता है ऑब्जेक्ट इतनी दूर है। लेकिन राडार जब तक जाएगा, अगर टकरा गया, क्योंकि ये तो ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा है, 15 गुना ज़्यादा है, वापस आ गया तब तक तो पता नहीं क्या हो जाता, तो इसलिए इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो उसने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है। तो ये थी हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये मिसाइल गई थी और इनको जो काम करना था इन्होंने कर लिया। इसके बाद में ईरान ने इसको एक धमकी भी दी, खबरदार आप दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत की तो फिर हमला करेंगे। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल इस पर वापस से जवाब देगा, नहीं देगा, कैसे देगा, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल हिजबुल्लाह के पास नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल हूतीज़ के पास में है, जो यमन में हूती विद्रोही हैं, और वहाँ से वो भी उसी तरह से इजराइल को छेद सकते हैं। हूती विद्रोही को मारने के लिए ड्रोन अमेरिका भेजता है, वो गिरा लेते हैं। अभी भी आज भी एक ड्रोन गिराया उन्होंने। तो अब क्या है कि ईरान की पावर के सामने इजराइल की ये पावर है। पहले जब युद्ध हुआ था उस वक़्त हाइपरसोनिक पावर ईरान के पास नहीं थी, आज है। आज उसके पास परमाणु वाले वारहेड भी हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेगा। तो चुनौती इजराइल की क्या हुई? चुनौती नंबर 1 एक ही हुई कि उसका मुकाबला जिससे है वो ईरान बहुत दूर है, और उस ईरान के पास ऐसी मिसाइलें जिनको ये पकड़ नहीं सकता। अब आते हैं 1.5 लाख मिसाइल वाले वापस हिजबुल्लाह पे। हिजबुल्लाह क्यों चुनौती बना हुआ है इसको आप समझें तो हिजबुल्लाह के जो जब ये ग्राउंड इन्वेशन की बात कर रहे हैं कि हम ज़मीनी हमला करेंगे हिजबुल्लाह पे, तो इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। पूर्व के जितने भी युद्ध हैं उसमें ज़मीनी लड़ाई में इजराइल को बहुत सफलता नहीं मिली। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इनको हराया। एक सबसे बड़ा कारण है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो दिल से लड़ते हैं, वो नौकरी करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। पहली चीज़, उनका जज्बाए जुनून है और उनको लगता है हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो उससे एक मोटिवेशन अलग आता है, पहली चीज़। दूसरा, उनकी जो दक्षिणी हिस्सा है लेबनान का, उसकी कुछ यूनिट्स हैं जिनसे मुकाबला करना है अभी ईरान को।
लेकिन उन यूनिट को समझे उससे पहले ये समझिए कि इजराइल की जो सिचुएशन है वो इस समय ऐसी है कि वो इस युद्ध से बाहर निकले तो कैसे निकले। अभी उसको जो करना था कर लिया, उसने नसरुल्लाह को मार दिया, वहाँ जो बम गिराने थे गिरा दिए, पेजर के जरिए कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल कर दिया, उनकी लीडरशिप में भी कई लोगों को मार दिया। अब आप कहेंगे वो निकलना क्यों चाहेगा? वो निकलना इसलिए चाहेगा कि इसके बाद की लड़ाई उसके लिए मुश्किल है। उसके पास जितने अच्छे पत्ते थे एक एक करके उसने सारे फेंक दिए। अब उसकी दिक्कतें उसके इस पत्ते फेंकने से ही शुरू हो गई। यानी जो चीज़ उसको सही समय के लिए रखनी चाहिए थी, चाहे वो कम्युनिकेशन फेल करने का मामला हो या दूसरी चीज़ें, वो कार्ड उसने शुरू में ही खोल दिए। और जो लीडरशिप उसके निशाने पे थी, अब भाई अब नसरुल्लाह से बड़ा कोई आदमी तो होगा नहीं जिसको उन्होंने बात के लिए रखा हो, उस लीडरशिप को इन्होंने पहले ही उड़ा दिया। अब क्या हुआ कि फ्लेक्सिबल कमांड सिस्टम होने के कारण हिजबुल्लाह के अंदर सेकेंड कमांड इतनी जल्दी से फिर से खड़ी हो गई है। अलग अलग जगहों पर उनके लीडर फिर से तैयार हो गए। लेकिन आपका जो पूरा नेटवर्क था, आपने जो पूरी की पूरी बिसात बिछाई हुई थी, आपके जासूस थे, आपकी दूसरी चीज़ें थी, वो पुराना जो एक फ्रेमवर्क था हिजबुल्लाह की लीडरशिप में जो नेता थे उनके साथ करीब करीब ख़त्म हो गया। अब वो जासूस दाएं बाएं निकलने की कोशिश में होंगे क्योंकि वो भी फंस सकते हैं, उनकी अपनी रिस्क है। तो एक नया कमांड सिस्टम वहाँ पे, इसके अलावा उनके पास जो यूनिट्स हैं उनके नेता भी तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। तो जो फॉर्मेशन है अभी, जो उनकी जो यूनिट वहाँ पे काम करती हैं, किस पे, लेबनान के दक्षिणी बॉर्डर पे, उसमें एक नस्र है जो पूरा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को कंट्रोल करती है। और उसमें जो गोलान हाइट्स का किनारा है जिसको इजराइल ने कब्ज़ा किया हुआ, गोलान हाइट्स दरअसल उस जगह पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ पठार हैं, जिसको एक ज़माने में इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया था। और जब उस हाइट पे वो होते हैं तो वहाँ से वो पूरे इलाके को कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पर जो लड़ रहे हैं वो नस्र यूनिट है। इसके अलावा गोल्ड अजीज़ यूनिट है जो समुद्री किनारा है दक्षिण पश्चिम का, उसको कवर करता है। इसके अलावा नस्र और अजीज़ कमांड के जो कमांडर थे उनको भी ये मार चुके हैं। तो क्या हुआ है कि इन दोनों के कमांडरों को मारने के बाद भी जो इनका पूरा सेटअप था, जो उसकी जासूस, अब जिस आदमी की जासूसी करते थे, जिस पे नज़र रखते थे, वो तो मर गया। अब उसकी जगह जो दूसरा सेटअप बना है, उस सेटअप के लिए आपको नए सिरे से अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो इजराइल वहाँ पे जाकर थोड़ा सा डर रहा है। इसके अलावा एक बद्र यूनिट है जो प्रशांत में तैनात है और दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है और 1980 के दशक से हिजबुल्लाह का गढ़ रही है। हैदर यूनिट है जो बेका घाटी में तैनात है, वो भी लगातार वहाँ पर जो है वो कंट्रोल अपना करती रहती है। दहिये यूनिट जो है वो बैरूत के दक्षिणी सवर्ब में है और वहाँ हिजबुल्लाह का मुख्यालय है और यहीं पे नसरुल्लाह की हत्या हुई थी। यानी एक एलीट फोर्स जो है वो रडवा फोर्स कही जाती है और इसका कुछ हिस्सा इजराइल की सीमा के पास तैनात है। यानी कुल मिला के इनकी ये जो यूनिट्स हैं, अब नए सिरे से इन यूनिट्स के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ाना, इनकी डिसीजन मेकिंग पता करना। अब देखिए, एक वॉर रूम में मीटिंग हो रही है, हर कमांडर अपने वॉर रूम में अपने विश्वस्त लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है। अब कमांडर कौन है, उसके नज़दीक के लोग कौन है, ये अभी तक का सीन दूसरा था। अब क्या हुआ, कमांडर बदल गया तो जो कमांडर की आप जासूसी करके निकालते थे वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और एक बार नसरुल्लाह की जासूसी की बात जाहिर होते ही इनके जो कमांडर हैं, इब्राहिम अकील हैं जो रडवा फोर्स के प्रभारी हैं, इब्राहिम कोबिसी हैं, मोहम्मद सुरूर हैं, इसके साथ तक अली कारकी हैं, हली अमे हैं, कुनूर नादर हैं और हशीम सैदीफिनी हैं। ये चचेरे भाई हैं नसरुल्लाह के। और अगले जनरल ये शायद बन सकते हैं जनरल सेक्रेटरी जनरल। हिजबुल्लाह में सेक्रेटरी जनरल होता है जो सुप्रीम लीडर होता है उनकी पार्टी का। हिजबुल्लाह एक पार्टी है। तो ये लोग जो हैं अब इनके पास में कमांड है। इनको लेके इजराइल के पास अभी बहुत सारा नो हाउस नहीं है। तो अब वो घुसते हैं तो कैसे घुसेंगे। दूसरा, इजराइल के पास एक बहुत बड़ा टनल का नेटवर्क है। ये गाज़ा वाला नेटवर्क नहीं है, क्योंकि गाज़ा में जो कुछ बढ़ रहा था वो इजराइल के शासन के अधीन रह के अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। तो उन्होंने जितना हमास ने कर लिया होगा, खड़ा कर लिया होगा। ये अपने देश में, इंडिपेंडेंट देश में ऑपरेट कर रहे थे।
वहाँ पे लेबनान का गाज़ा वाला हिस्सा काफ़ी हद तक इजराइल की नज़र में था, उसके कंट्रोल में था। यहाँ पर उत्तर कोरिया ने और कहा जाता है रूस ने और चीन ने भी ज़बरदस्त मदद की है हिजबुल्लाह को अपना अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाने में। हिजबुल्लाह गुरिल्ला ट्रेनिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो जब ये यहाँ से घुसेंगे तो इनको इतने सरप्राइज़ मिलेंगे जिसको लेकर इजराइल को लग रहा है कि अभी क्या हम पीछे जा सकते हैं। और इसको ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है कि क्या अब अटक गया इजराइल, अब पीछे हटने का उसका ऑप्शन नहीं बचा है। उधर फ्रांस भी जो है उसने भी इजराइल को बार बार वार्निंग दी है कि भाई साहब पीछे हटो आप, बहुत ड्रामा हो गया। फ्रांस कभी लेबनान भी फ्रांस की कॉलोनी था, जैसे भारत अंग्रेज़ों की कॉलोनी था। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और जो हथियार हैं उनको अगर आप समझें, 1.5 लाख के करीब गाइडेड मिसाइल हैं, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, और उसमें रॉकेट भी हैं, गाइडेड मिसाइल भी हैं, और तरह तरह के ड्रोन भी हैं जो निगरानी करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। आपको याद होगा जब ये सेनाओं का जमावड़ा कर रहे थे तो बाकायदा हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन भेजे जो जाके अंदर इजराइल में जहाँ जाना था वहाँ घूम के आए, और उन्होंने उसके वीडियो पोस्ट किए, देखो भाई हम जब चाहें जब कुछ जो चाहें कर सकते हैं। अभी नेता मरा है, पेजर फटे हैं, वो कैपेबिलिटी तो ख़त्म नहीं हुई है ना। तो इजराइल के लिए भी वो काम आसान नहीं है। देखिए इधर से इराक के विद्रोही भी मिसाइल छोड़ चुके हैं, ईरान ने ऐलान कर दिया है, और ईरान ने जब ऐलान कर दिया है तो अब ईरान के लिए पीछे हटना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि अब रूस का भी ईरान के ऊपर एक दबाव है। अब वो अमेरिका के हाथों में खेलेगा तो दोनों तरफ से जाएगा, इसलिए उसके पास एक ही रास्ता है कि अब वो अपनी वो जो गद्दारियां बंद करे, अमेरिका की मोहब्बत से थोड़ा सा बचे, अपनी नाक बचाए। क्योंकि अगर हम भारत में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, पूरे दुनिया में डिस्कस हो रहा है कि ईरान जो है वो गद्दार है, उसी के कारण हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी समस्या ईरान के लिए है अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने की, यानी वो पीछे नहीं हट सकता इस वार से। अब अमेरिका उसकी कैसे मदद करे भाई? वहाँ पे जॉर्डन में जाके उन्होंने अपनी सेना विना लगा दी थी, उसके ऊपर ही गिरा दी मिसाइल ईरान ने, क्या कर रहे हो वहाँ पे? तो ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन में अब इजराइल को फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पंगे तो बड़े बड़े ले लिए, और तुम्हारी तरफ लड़ने के लिए, तुमको सेना देने के लिए, दूसरे कामों के लिए जो लोग थे वो लोग खुल के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसको बार बार समझाया जा रहा था, ये नहीं मान रहा था। अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है? अमेरिका की दिक्कत जो बताई जाती हैं वो ये है कि एक तो अमेरिका की बात पूरी तरह से इजराइल मानता नहीं, करता ही अपने मन की है। अब मन की करता है, ये मीडिया कह रहा है वेस्ट का, हो सकता है कि वो वही करता हो जो अमेरिका अंदर से करने को कहता हो। इस बीच में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, एंटोनी ब्लिंकन जो हैं अमेरिका के जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनके पास जाके मुलाकात करके आए हैं। बातचीत हुई है और बातचीत का विषय है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह वगैरह। जो बताया गया है अंदर क्या हुई है भगवान जाने। तो कुल मिला के हिजबुल्लाह के पास में मैंने बताया कि 1.5 लाख रॉकेट हैं। अभी मुकाबला है, स्ट्रक्चर भी वो है, पेजर ख़त्म हो गया, लेकिन लैंडलाइन का टर्मिनल उनका बाका जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वायर्ड फ़ोन वाला, वो पूरा का पूरा काम कर रहा है, हेलो करके बात करने वाला। और उनको वापस से वायरलेस कम्युनिकेशन जाने में ज़्यादा समय नहीं आएगा, क्योंकि लेबनान एक बहुत उन्नत देश है, उनके पास बहुत सारी पहले से इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी वगैरह है। वो अफ़गानिस्तान नहीं है जो कहीं रेगिस्तान में खड़े होकर लड़ रहे हों या जंगलात में लड़ रहे हों। वो एक अच्छा देश है जिसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। चीन खुल के हिजबुल्लाह को सपोर्ट का ऐलान कर चुका है, यानी चीन से उसे जो चाहिए होगी वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जितने उसको वॉकी टॉकी चाहिए होंगे मिल जाएंगे, फ़ौरन से पेशतर मिल जाएंगे। और अभी तक हो सकता है बहुत सारे कंसाइनमेंट उसके पास पहुंच गए हों। तो सिचुएशन जो है इजराइल के लिए थोड़ी सी टफ होती जा रही है। और उसके पास में अल्मास करके एक गाइडेड मिसाइल भी है, जिसको फलाक और बुरकान रॉकेट का भी प्रयोग किया जा सकता है उसके साथ ही। ये दोनों छोटी छोटी मिसाइल हैं। तुम ग्राउंड इन्वेजन करोगे, वो 30 किलोमीटर दूर से मिसाइल फेंक देगा आपके ऊपर। ये हज़ारों किलोमीटर वाली नहीं है, और आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसी तरह से अच्छा देखिए, आपने जो आयरन डोम लगाया वो तो इजराइल की रक्षा के लिए लगाया है। जब आप उनकी सीमा में घुसोगे तो वहाँ थोड़ी आयरन डोम उनकी मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा। वहाँ तो आपको अपने जो साथ की साथ आप बैटरी लेके चल रहे हो उनसे ही आप बचोगे ना। इसके साथ हिजबुल्लाह के पास ऐसी कई मिसाइल हैं जिनके बारे में अभी इजराइल को नहीं पता कि ये कैसे काम करेंगे।
क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक उसको हिजबुल्लाह ने कभी यूज़ ही नहीं किया। उसमें जो मिसाइल हैं वो पर्शियन गाइडेड मिसाइल्स हैं। गाइडेड मिसाइल्स मैंने आपको बताया था कि वो एक बार चलती है तो रास्ता वास्ता बदल के, एक तरह की क्रूज़ मिसाइल होती है वो, जो चलती है रास्ता बदला के जहाँ से जाना है, गली मोहल्लों में से निकल के, कहाँ छत के ऊपर से कहीं पे बड़ा पहाड़ आ गया तो ऊपर चढ़ के नीचे आ जाएगी, ऊपर से निकल जाएगी उसके, वो सब एक्सपर्ट होती है। तो वो गाइडेड मिसाइल जो है वो इनके पास हैं। और सरफेस टू सी मिसाइल्स भी हैं। देखिए जहाँ पे अमेरिका अपना जॉर्डन में अड्डा लगा रहा है वो समुद्र है, ज़रूरत पड़ने पे समुद्र के अंदर भी ये हमला कर सकते हैं। और इसमें याख्नोट करके रशियन मिसाइल भी शामिल हैं। ये मैं जानकारी भले ही आपको स्पेसिफिक दे रहा हूँ, ये मैं अक्सर कहता हूँ आपको कि मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो बोर हो जाएंगे, लेकिन ये जानकारी आप कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए आपको देनी पड़ रही है। और इसके साथ साथ जो इजराइल का हमला था उसके पीछे मकसद ये था कि हम हिजबुल्लाह का जो 1.5 लाख मिसाइल है उनको ख़त्म कर देंगे। हासिल नहीं हुआ। इसके बजाय एक इम्पॉर्टेंट एयरबेस जो तेल अवीव के पास है, जहाँ से ये लोग जिस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, एयरबेस का इस्तेमाल करते थे हिजबुल्लाह पे अटैक करने के लिए, उसको तहस-नहस कर दिया गया है। यानी अब इजराइल का जो एयरपोर्ट जहाँ से वो फ़्लाइट लेते थे उसके F-16 वगैरह, वहाँ पे जाके लेबनान में जाके हमले करने के लिए, अब वो एयरपोर्ट तबाह हो गया है। तो एक चुनौती इजराइल की ये भी है। और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह अलग अलग मौक़ों पर इस तरह की चीज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन कर चुका है। तो ये तो हुआ हिजबुल्लाह का चैलेंज। मतलब हिजबुल्लाह मर नहीं गया है आपने अगर नसरुल्लाह को मार लिया तो, वो आज है उतनी पावर के साथ में। बल्कि एक नई चीज़ ये हुई है कि आपका कंट्रोल कम हो गया, क्योंकि आप जिन जिन चीज़ों से पकड़ रखते थे वो सारे पकड़ आपके पत्ते खुल गए हैं। तो अब आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें आपको उसके बारे में बहुत मालूमात नहीं है, थोड़ा तो सबको ही रहता है, और उसको आपके बारे में जो मालूमात है उस मालूमात को उसने जाहिर नहीं किया। यानी उसको जो कुछ पता है इजरायली सेना के बारे में, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, और ये अपनी उन सारी चीज़ों को खोल चुके हैं, ज़्यादातर चीज़ों को खोल चुके हैं। अब आगे आते हैं कि इजराइल की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती वो ये है कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उनका मुकाबला, एक तो मैंने आपको बताया, वो कर ही नहीं पाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो मिसाइल हैं उनकी बड़ी खासियत है, जैसे कि उनके मिसाइलों की पावर बहुत ज़्यादा, और बड़े बड़े वारहेड लेके जा सकते हैं। यानी उन मिसाइल में बहुत बड़े बड़े बम लगाकर भी वो भेज सकता है। अभी जिस तरह से ईरान ने अपना जो बयान दिया उसके हिसाब से उसने ये वार्निंग के लिए मिसाइल भेजी हैं, अभी भी उसने गंभीरता से हमला नहीं किया। उस बयान का मतलब ये है, खबरदार, वरना ... अब ईरान इसको निभाता नहीं निभाता इसको लेकर डाउट है। ईरान संदिग्ध रहा है हमेशा से, लेकिन उसके बावजूद ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ है, पावर है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो है सो है। तो ये वो परिस्थितियाँ हैं जिसके अंदर इस समय, अच्छा, हमास भी अब एक उसको राहत मिल रही है, और उसके कितने लड़ाके मारे, कितने सिविलियन मारे, उस सब करने के बाद गाज़ा में जश्न मन रहा है। चीन खड़े होकर, मैंने आपको बताया, बयान दे चुका है, उत्तर कोरिया इनके साथ है, रूस इनके साथ है। तो अगर अमेरिका ज़्यादा खुल के शामिल होता है, और सबसे अहम एर्दोगान तुर्की वाले हैं, तुर्की, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि हम तैयार हैं, आप अगर ये लड़ाई होती है फुल प्लेजेड तो हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। यानी टर्की, आप समझते हैं, मैंने कल परसों ही आपको बताया था कि उसकी कितनी अहमियत है, यूक्रेन वार में कितनी अहमियत है, नेटो के लिए कितनी अहमियत है, और नेटो का मेंबर है वो। नेटो का एक पैक्ट आपको पता है, नेटो का एक समझौता है, उसके तहत अगर नेटो के किसी भी, नेटो का मतलब ही है मेंबर कंट्री पे कहीं से कोई हमला होता है तो जितने नेटो के मेंबर हैं वो सारे के सारे अपने देश पर हुआ हमला मानेंगे। यानी टर्की पे अगर हमला होता है तो उस हमले को अमेरिका पे हमला भी माना जाएगा, फ्रांस पे हमला भी माना जाएगा, जर्मनी पे हमला भी माना जाएगा, पोलैंड पे हमला भी माना जाएगा। यानी जितने भी मेंबर हैं नेटो मेंबर, वो टर्की पे हमला अगर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वचनबद्ध हैं। यानी अगर एर्दोगान चेतावनी दे रहा है तो इजराइल मुंह उठा के उससे लड़ने नहीं जा सकता,
क्योंकि अमेरिका जैसे उसके देश की भी मजबूरी है कि उसका साथ दे। और यही एक ऐसा पॉइंट है जिस पे जाके आप जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा क्या, उस स्थिति से बच रहे हैं एक तरह से। या तो नेटो टूटेगा, या तो नेटो के दो फाड़ होंगे, या फिर टर्की का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और टर्की आप पे अटैक करेगा। तो सिचुएशन जो है वो इजराइल के लिए अब कठिन हो गई। ये बिला वजह उत्साह में इधर पंगा ले, उधर पंगा ले, इधर मिसाइल फेंक। देखो, इसका जो मकसद रहता था हमेशा से रहा है, इजराइल को दुनिया में किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ज़मीन, ये लैंड ग्रैबर है, कब्जे करता है। ये ज़मीनों पे दबंग लोग कब्जे करते हैं ना, अतीक अहमद जैसे। तो ये क्या करता है, जहाँ खाली ज़मीन मिली अपना रूमाल डाल दिया, ये कर दिया। तो इसने पूरे के पूरे जो फ़िलिस्तीन है उस पर कब्जा ही ऐसे किया। ये फ़िलिस्तीन वालों से पंगे लेता है, उसके बाद में जैसे ही उधर से कोई रिएक्शन आती है, अब बताइए, वहाँ अलक्सा मस्जिद पे जाके एक बार उन्होंने गोलियां चला दी, उसके रिएक्शन में प्रदर्शन होने लग गए, लोगों ने पत्थर वत्थर फेंक दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो उन प्रदर्शनकारियों के दमन के नाम पे घुस गया और जगह कब्जा कर ली। पूरा फ़िलिस्तीन इसने ऐसे ही कब्जा किया हुआ है। गाज़ा पे भी अभी यही किया, और लोग मानते हैं वो अपने ऊपर हमले भी इसीलिए कराता है कि बहाना मिल जाए। अब पता नहीं क्या, क्योंकि अभी ये हमला था हमास वाला, इसके बारे में भी लोगों ने यही कहा। तो उसने सोचा कि थोड़ी ज़मीन मौका लगा है, सेना निकली हुई है, तो इनकी भी कब्जा लें। लेकिन अब ये मामला, क्योंकि इजराइल के बारे में कहा जाता है कि इजराइल का थोड़ा हिस्सा वहाँ तक था, लेबनान तक, ऐसा ये मानते हैं। कौन? इजराइल वाले। तो उसको भी कब्जा कर लें। तो जो पूरी तरह से जो मामला है वो इस तरह का हो गया है कि अब इनके पास में, इजराइल के पास में प्लग आउट करने का विकल्प उसको तलाशना है, कैसे वहाँ से निकले। इसमें ये शांति के प्रयास वगैरह वगैरह वाली जो कोशिशें हैं वो उसकी मदद कर सकती हैं। शांति किसी भी कीमत पे होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ एक और आदमी मरने वाला था, उससे ठीक पहले शांति हो जाए, एक प्राण आपने बचा लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। और किसी भी हालत में युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज जो लोग सोच रहे हैं कि इजराइल की चटनी बना देंगे, कम से कम 5, 7, 10 हज़ार लोग, कम से कम कह रहा हूँ। अभी अभी लेबनान में कितने लोग मारे जा चुके हैं? 1000 तो हो ही गए होंगे। 5, 7 हज़ार लोग तो कम से कम मानिए, जो संख्या बल्कि और ज़्यादा जाने वाली है, इसकी कई गुना मान लीजिए, वो मारे जाएंगे। और ऐसे लोग मारे जाएंगे जिनका कोई कसूर नहीं है। हाँ, वहाँ पे गाज़ा पट्टी में कौन लोग मारे जा रहे हैं? वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, मरीज, बीमार, मजदूर, बच्चे, गरीब लोग, महिलाएं। इसलिए युद्ध बुरी चीज़ है। तो अभी भी बहुत महंगा सौदा नहीं है। अगर इजराइल शांति के रास्ते पे आ जाए तो सबके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, जो पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। नमस्कार, जय हिंद।